नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। भारत को जापान देगा 75 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता। अमेरिकी रिपोर्ट का दावा, भारत में मानवाधिकार की स्थिति खराब। सियासत में उलझी विकास की किस्तें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जापान भारत को देगा 75 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता। जी हाँ, जाने इससे क्या मिलेगा फायदा, कहा होगा कर्ज। भारत एवं जापान ने वैश्विक उथल-पुथल के बीच दुनिया में टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना एवं स्थायित्व के लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के इरादे के साथ आपसी सहयोग के 8 करार दस्तावेज पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। जी हाँ, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत यात्रा के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन के लिए 75 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। जी हाँ, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक किशिदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीच शिखर सम्मेलन के संबोधित करने के बाद थिंक टैंक इंडिया काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। इससे पहले किशिदा ने पीएम मोदी को हिरोशिमा मई में आयोजित हो रहे G7 समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। जी हाँ, पीएम मोदी ने भी सितंबर में G20 के शिखर सम्मेलन में किशिदा के पुनः मेजबानी करके अपेक्षा की। जी हाँ, निक्केई एशिया के अनुसार किशिदा ने मुफ्त और खुले भारत प्रशांत के लिए अपनी दृष्टि को रेखांकित किया है। उन्होंने पूर्व जापानी प्रधानमंत्री दिवंगत शिंजो आबे को इस सहायता का श्रेय दिया। जी हाँ, जापान द्वारा घोषित 75 अरब डॉलर की सहायता राशि निजी क्षेत्र के साथ मिलकर 2030 तक उपस्थित कराई जाएगी। जी हाँ, मोदी ने कहा, भारत जापान विशेष राजनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आंतरिक पटल पर कानून के शासकों के सम्मान पर आधारित है। जी हाँ, इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण ही है। इससे हिंद प्रशासन क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। जी हाँ, आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। जापानी सहायता राशि कहाँ होगी खर्च। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, दोनों देशों ने रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग, व्यवहार व्यवस्था, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में विश्वस्त आपूर्ति श्रृंखला के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा, पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,29,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। ये संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। जी हाँ, उन्होंने कहा, वर्ष 2019 में हमने भारत जापान औद्योगिकी प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी की स्थापना की थी। इससे अंतर्गत हम हिंदी प्रशांत क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, लघु एवं मध्यम उद्योग, कपड़ा उद्योग, मशीनरी और इस्पात जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। जी हाँ, और इसके लिए हमने हिमालय एवं माउंट फूजी संपर्क नाम का थीम चुना है। जी हाँ, श्री मोदी ने कहा, आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा में होने वाली G7 लीडर समिति के लिए निमंत्रण दिया। जी हाँ, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसके कुछ महीनों बाद सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किशिदा का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, हमारी कामना है कि बातचीत और संपर्कों का ये सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और भारत जापान संबंध लगातार नए ऊंचाइयों को छूते रहे। जी हाँ, किशिदा की यात्रा के मायने। किशिदा की भारत की 2 दिवसीय यात्रा न केवल यूरोप में युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ है, बल्कि हिंद प्रशांत
क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव की चिंता से भी जुड़ा है। जी हाँ, निक्केई एशिया के अनुसार इसमें बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचा निवेश में शामिल है। जी हाँ, इसके अलावा श्रीलंका जैसे वैश्विक दक्षिण देशों में विकास को बढ़ावा देने का मुद्दा भी जुड़ा है। जापानी प्रधानमंत्री ने इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के लक्ष्यों के अनुरूप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित सहायता के हिस्से के रूप में समाधान विचारधारा वाले राष्ट्रों के सशस्त्र बलों को मुफ्त सुरक्षा सहायता की भी पेशकश की है। जी, अमेरिकी रिपोर्ट का दावा, भारत में मानवाधिकार की स्थिति खराब, लिखा आतंकवाद से जूझ रहा जम्मू कश्मीर। जी हाँ, अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार यानी 20 मार्च को मानवाधिकार के मुद्दे पर अपनी वार्षिक एनालिटिकल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने NCRB के आंकड़े जारी करते हुए भारत में हो रहे महत्वपूर्ण मानवाधिकार के मुद्दों और दुर्व्यवहार के बारे में बताया। जी हाँ, अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में 2022 में जुडिशियल कस्टडी में हत्या, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली हिंसा समेत मानवाधिकार उल्लंघन के कई घटनाएं सामने आई है। अमेरिकी संसद के लिए तैयार की जाती है ये रिपोर्ट। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के विभाग ने वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की है, जो अमेरिकी संसद को दुनिया भर में हो रहे मानवाधिकार की स्थिति के बारे में जानकारी देती है। जी हाँ, इस सालाना रिपोर्ट में ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे कई अन्य देशों को साथ रूस और चीन में भी बड़े पैमाने पर हुई। जी हाँ, मानवाधिकार के उल्लंघन की घटनाओं की आलोचना की गई है। सरकार में है जवाबदेही की कमी। जी हाँ, इस रिपोर्ट के एक हिस्से में भारत वाले हिस्से में दावा किया गया है कि सरकार की सभी स्तरों पर आधिकारिक भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही का कमी है, जिससे अपराधियों को समय पर सजा नहीं मिल पाती है। साथ ही इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कानून लागू करने की में ढिलाई है। जी हाँ, प्रशिक्षण, पुलिस अधिकारियों की कमी में बोझ दबी और संसाधनों की कमी वाली अदालती व्यवस्था के कारण मामले में कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। जी हाँ, भारत ने इससे पहले भी अमेरिका सरकार की इस तरह की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। भारत ने जोर दिया है कि भारत में सभी की अधिकारों की रक्षा के लिए अच्छी तरह से स्थापित लोकतंत्र की पृथक और मजबूत किए जाने की जरूरत है। जी हाँ, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरनेट पर रोक, शांतिपूर्वक तरीके से एकत्र होने पर पाबंदी, देश और विदेश के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी संगठनों को प्रताड़ित किए जाने की भी घटना हुई है। सियासत में उलझी विकास की किस्तें। जी हाँ, 20 मार्च को ऐसा क्या हुआ जो अटका दिल्ली का बजट? अब केंद्र दिल्ली आमने सामने। जी हाँ, 20 मार्च की शाम तक दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सब कुछ सामान्य था। हर ओर 21 मार्च को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चाएं हो रही थी। जी हाँ, अब आम दिल्ली वालों को भी इंतजार था कि आखिर इस बार बजट में उनके लिए क्या खास होगा, लेकिन रात 8 बजे बजते बजते सोमवार को सब कुछ बदल गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी है कि 21 मार्च को दिल्ली सरकार का बजट पेश नहीं हुआ। जी हाँ, करीब 8:15 बजे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर गृह मंत्रालय पर दिल्ली के बजट रोकने का आरोप लगा दिया। इसके बाद भाजपा की ओर से भी कुछ बयान आने लगे। रात 9 बजे राजनिवास की ओर से भी एक स्पष्टीकरण आया। जी हाँ, राजनिवास का स्पष्टीकरण, इस स्पष्टीकरण में कहा गया था कि LG के 9/3/2023 को कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-2024 को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेजी। जी हाँ, इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति कानून द्वारा अनिवार्य की मंजूरी मांगी। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने 17/3/2023 को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। बजट 21/3/2023 को पेश किया जाना था। जी हाँ, उपराज्यपाल कार्यालय अभी मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि दिल्ली सरकार ने रात 9:30 बजे फाइल मिली और LG ने मंजूरी देते हुए कानूनी आगे कार्रवाई के लिए 10/5 पर मुख्यमंत्री को भेज दिया। जी हाँ, पूरे मुद्दे पर केजरीवाल सरकार का
पक्ष केजरीवाल सरकार का कहना है कि जब गृह मंत्रालय ने बजट पर टिप्पणी करके 17 मार्च को ही भेज दिया था तो आखिर दिल्ली के मुख्य सचिव और वित्त सचिव ने वो फाइल अपने पास 3 दिन तक क्यों नहीं रखी। जी हाँ, बजट की इतनी जरूरी फाइल दिल्ली के दोनों सचिव अपने पास कैसे रख सकते हैं। जब वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को गृह मंत्रालय की टिप्पणियों की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत उत्तर लिखकर फाइल आगे भेजी। 3 घंटे के काम को 3 दिन तक सचिवों ने क्यों रोका। जी हाँ, क्या वो केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इन दोनों सचिवों को हटा देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि ये दिल्ली सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है। जी हाँ, क्या है वो 3 बिंदु जिस पर आखिरी मोमेंट पर अटका बजट। जी हाँ, बजट का मात्र 20% पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने का प्रस्ताव है। जी हाँ, ये राशि दिल्ली जो देश की राजधानी है और एक महानगर भी है के लिए पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल सरकार 2 साल में प्रचार प्रसार पर खर्च को 2 गुना कर चुकी है। जी हाँ, जिस पर उपराज्यपाल महोदय ने स्पष्टीकरण मांगा है। आयुष्मान भारत जैसी अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब को जनता न देने पर भी उपराज्यपाल ने स्पष्टीकरण मांगा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।